ये कहानी है 1975 के विशाल की, जिसने देश की बुनियाद और लोकतंत्र को हिला दिया था। ये कहानी है 1975 के आपातकाल की, जिसने देश को एक काल कोठरी में ढकेल दिया। ये कहानी है देश की पहली महिला प्रधानमंत्री की। ये कहानी है मां दुर्गा स्वरूप कहे जाने वाली इंदिरा गांधी की। ये कहानी है उस प्रधानमंत्री की जिसने देश की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की और इंदिरा के संघर्ष की, जिसने देश को एक काल कोठरी में कैद कर दिया था। ये कहानी है आपातकाल 1975। मैडम प्राइम मिनिस्टर की महत्वाकांक्षा सुप्रीम कोर्ट को दबा के रखने की थी। सुप्रीम कोर्ट और इंदिरा गांधी के बीच में खींचतान बढ़ते गया। इंदिरा गांधी ये भी चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इंदिरा सरकार चुने, यानी कि सरकार को चुनने का अधिकार हो, मगर सुप्रीम कोर्ट इसकी परमिशन, इसकी इजाजत नहीं देता और यहीं से शुरुआत हुआ लोकनायक जयप्रकाश आंदोलन। देखिए, अभी अभी जो आपने रिकैप देखा था वो इमरजेंसी 1975 का पार्ट 1 था। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप सबसे पहले इमरजेंसी 1975 का पार्ट 1 देखें, उसके बाद ये वीडियो शुरू करें। इससे आपको कहानी समझने में आसानी होगी और आपको एक लिंक लगेगी अगली कहानी की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय सिंह और आप देख रहे हैं द कुर्ते वाला शो। मैं आशा करता हूं कि इमरजेंसी 1975 का पार्ट 1 आप देख चुके होंगे। तो पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। समय पल पल बदल रहा है। हाई कोर्ट का फैसला आ चुका था और इंदिरा सरकार के काफी दबाव के बावजूद हाई कोर्ट ने ये इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया था और ये एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि ऐसा पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ था कि एक प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला आता है। तो हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया राजनारायण के अपील पे। तब इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए अनसीटेड कर दिया। 12 जून 1975 को यह फैसला जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने दिया था। हालांकि 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ इस फैसले पर स्टे लगा दिया और इंदिरा को पीएम बने रहने की इजाजत दे दी, मगर विपक्ष कुछ सुनने को तैयार नहीं था। इंदिरा गांधी के विरोध का ऐसा दौर शुरू हुआ जो 25 जून 1975 को अपने चरम पर पहुंच गया था। कोर्ट के फैसले के बाद पूरा विपक्ष एकजुट होने लगा और लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी को गद्दी छोड़ने के लिए कहा। 25 जून 1975 की शाम को नई दिल्ली के रामलीला मैदान का नजारा देखने लायक था। उस जगह एक साथ इतने लोग कभी नहीं जुटे थे। यही वो जगह थी जहां जेपी ने बुलंद आवाज में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का मशहूर पंक्ति कहा, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। डोरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। रामलीला मैदान का नजारा देखने लायक था। जेपी की रैली, पूरा विपक्ष साथ, 5 लाख से ज्यादा का जन सैलाब, उमड़ती भीड़, सिंहासन खाली करो के नारे, और तभी जेपी के स्वर गूंज उठे, हमारे साथ इस आंदोलन में सहयोग करो, अपनी रोजमर्रा की ड्यूटी भी करो, मगर अगर कोई हुक्म तुम्हारी आत्मा के खिलाफ हो, तुम्हारे ज़मीर के खिलाफ हो, अनैतिक हो, तो उस हुक्म को हरगिज मत मानो। ये तो महात्मा गांधी भी नहीं चाहते थे, तो हम कैसे मान लें। जेपी की रैली में मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर जैसे नेताओं ने भी संबोधित किया। जेपी ने यहीं से इंदिरा गांधी को कुर्सी छोड़ने के लिए कहा। जेपी ने सेना और पुलिस से असंवैधानिक और अनैतिक आदेश मानने से इनकार करने का आह्वान भी किया था। वो रैली इतनी विशाल थी कि उसकी गूंज प्रधानमंत्री आवास तक जा पहुंच रही थी। यह रैली रात 9 बजे खत्म हुई। तब तक इंदिरा समझ चुकी थी कि माहौल उनके खिलाफ जा चुका है। कोई और रास्ता न देख मजबूरी में उन्होंने एक फैसला लिया। जरा सोच कर देखिए, उस समय इंदिरा गांधी के मन में क्या चल रहा होगा। एक ऐसी सरकार जिसकी बुनियाद कोई हिला नहीं सकता था, एक ऐसी प्रधानमंत्री जिसकी साख को कोई चुनौती नहीं दे सकता था। वह प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला आता है, जन सैलाब उमड़ आता है, विपक्ष उनको घेरने लगता है। तब मैडम प्राइम मिनिस्टर के दिमाग में एक तरकीब सूझी। सिद्धार्थ रे, तत्कालीन बंगाल सीएम को उन्होंने अपने साथ लिया और निकल पड़ी राष्ट्रपति भवन के लिए। यहाँ पर तीनों की मुलाकात होती है। सिद्धार्थ रे और इंदिरा गांधी तत्कालीन राष्ट्रपति को देश की पूरी हालत समझाती हैं और उनसे निवेदन करती हैं कि सर, दिस इज़ द राइट टाइम कि हमें आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी घोषित कर देनी चाहिए।
20 मिनट की ये मुलाकात होती है। राष्ट्रपति झट से मान जाते हैं। राष्ट्रपति ये कहते हैं कि मैडम आप दस्तावेज भिजवाइए, आप इमरजेंसी की ड्राफ्ट भिजवाइए, मैं उस पर अभी दस्तखत कर देता हूँ। बस फिर क्या था, इंदिरा गांधी अपने तत्कालीन सचिव आर.के. धवन को सारे दस्तावेज देकर राष्ट्रपति भवन भेजती हैं। राष्ट्रपति सारे दस्तावेजों को देखते हैं, बिना कुछ सोचे समझे राष्ट्रपति उन दस्तावेजों पे हस्ताक्षर कर देते हैं। आर.के. धवन जब वापस आते हैं इंदिरा गांधी के पास, रात्रि 12 बजे यानी कि मिडनाइट एट 12 AM आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। Divorced from the facts and divorced from what the people are thinking. And if you're not bothered about what the people are thinking, then you shouldn't talk about democracy. 26 जून मध्यरात्रि 12 बजे जब आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है, तब उसी रात्रि यानी कि 26 जून को 3 बजे इंदिरा गांधी, सिद्धार्थ रे और ओम मेहता जो कि गृह मंत्री थे, तत्कालीन गृह मंत्री थे, उनकी एक मीटिंग चलते रहती है। और उस मीटिंग में इंदिरा गांधी ये विचार करती है, ये विमर्श करती हैं कि देश को संबोधन जब अगले दिन हम करें तो देश को क्या बताएं, किस तरह देश को समझाएं कि हमने आपातकाल की घोषणा कर दी है, हमने देश में इमरजेंसी लगा दी है। उस दिन मीटिंग 4:30 बजे तक चल रही थी। 4:30 बजे मीटिंग ख़त्म होती है और इंदिरा गांधी शयन कक्ष की ओर चली जाती हैं सोने के लिए। उसके बाद ओम मेहता अचानक से सिद्धार्थ रे को ये बताते हैं कि सर, हाई कोर्ट्स के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, हाई कोर्ट्स की बिजली काट दी गई है और प्रेस जहाँ पर अखबारें छपी थी वह भी लाइट्स बंद कर दी गई हैं, वहाँ भी ताला लगा दिया गया है। सिद्धार्थ रे मैडम प्राइम मिनिस्टर से सारी बातें कह देते हैं। वे बताते हैं कि मैडम हाई कोर्ट्स पर ताले लगा दिए गए हैं, जबरन प्रेस की लाइटें ऑफ कर दी गई है। मैडम समझ जाती हैं कि ये करतूत किसकी है और 45 मिनट के लिए मैडम कहीं और चली जाती हैं। 45 मिनट के बाद मैडम फिर से आती हैं और वे मायूस थीं। सिद्धार्थ से कहती हैं कि सिद्धार्थ ऐसा कुछ नहीं होगा, सिचुएशन कंट्रोल में है, आप निश्चिंत घर जा सकते हैं। और यहीं पे संजय गांधी की एंट्री होती है और सिद्धार्थ से वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम इधर क्यों रुके हो। सिद्धार्थ सारी सिचुएशन समझाते हैं तो संजय गांधी बोल उठते हैं कि तुमसे ये किसने कह दिया, मेरी परमिशन से ही न्यूज़ शोकेस होगी, मेरी परमिशन से ही अखबारें अपने न्यूज़ को छापेंगे, मैं जो कहूँगा वो फॉलो करना होगा क्योंकि मैं इस सिचुएशन को कंट्रोल करना जानता हूँ, तुम्हें राजनीति नहीं समझ में आती। इसके बाद संजय गांधी तत्कालीन सूचना मंत्री इंद्र कुमार गुजराल को बुलावा भेजते हैं। उनके आने के बाद उनको सारी सिचुएशन समझा दी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि अब से जो भी न्यूज़ छपेगी वो मेरी देखरेख में छपेगी, अब से जो भी चैनलों पे ब्रॉडकास्ट किया जाएगा वो पहले मुझे बताओ, उसके बाद ही मैं दिखाने दूंगा। न्यूज़ पे पूरा कंट्रोल मैं चाहता हूँ, मेरी परमिशन के बिना आप कोई भी न्यूज़ ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते। इंद्र कुमार गुजराल ने इसका विरोध किया, विरोध करने पे उनका मंत्रालय ही बदल दिया गया। 26 जून 1975 की सुबह 6 बजे कैबिनेट मीटिंग बुलाई जाती है और इंदिरा गांधी अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को ये बताती हैं कि आपातकाल की घोषणा कर दी गई है देश में, नेशनल इमरजेंसी देश में लगा दी गई है और इस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। तब एक कैबिनेट मिनिस्टर स्वर्ण सिंह बोल उठे कि मैडम आधी रात को इमरजेंसी की घोषणा क्यों करनी पड़ी, इसका क्या कारण था। मैडम ने उनको समझा बुझा दिया और ऐसा समझाया कि दहशत का माहौल था, उस मीटिंग में खौफ का माहौल था, कोई चू भी नहीं कर पाया और 20 मिनट में कैबिनेट मीटिंग को रफा दफा कर दिया गया। 26 जून 1975 की सुबह 8 बजे इंदिरा गांधी देश को संबोधित करती हैं और देश को बताती हैं कि इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है, यानी कि आपातकाल की घोषणा कर दी गई है, लेकिन इससे डरने की कोई वजह नहीं है, कोई कारण नहीं। समझने वाली बात यहाँ ये है कि इमरजेंसी में बिना रोक टोक पावर चलाई जा रही थी, लोकसभा और विधानसभा की ज़रूरत नहीं थी, न्यूज़ और प्रेस पे प्रतिबंध था। वही लिखो जो हम बोलेंगे, वही करो जो हम बोलेंगे। पार्लियामेंट में बहुमत की सरकार कोई भी कानून पास करवा सकती थी आपातकाल के समय। आर्टिकल 19 और 21 जो कि नागरिकों को अधिकार देता है, जीने का अधिकार देता है, वह भी छीन लिया गया था।
इमरजेंसी में किसी को भी गोली मारी जा सकती थी, कोई केस नहीं लगेगा, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगा, कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि आर्टिकल 21 खत्म हो चुका था, डाउन हो चुका था। देश को संबोधित करते हुए इंदिरा गांधी बोल उठी कि सेना को सरकार के खिलाफ भड़काया जा रहा है, विपक्ष देश को बहका रहा है, देश में अफरा तफरी का माहौल चाहता है, कई अखबार गलत खबरें फैला रहे हैं जिससे गलत फहमी फैले और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बने, इसीलिए हमें आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। अच्छा, कई किताबें जैसे कि द इमरजेंसी नामक एक किताब में ये लिखा हुआ है कि इमरजेंसी लगने के बाद ट्रेनें राइट टाइम पे आ जा रही थी, सरकारी बाबू सही वक्त पर आ जा रहे थे, देश में व्यवस्था बदल रही थी, अच्छी हो रही थी, इसमें सुधार हो रहा था। मगर समझने वाली बात यह है कि क्या इमरजेंसी लगाने के बाद ही ये सारी चीज़ें हो रही थी? क्या इमरजेंसी लगाने के बाद ही देश में सुधार कार्य हो रहे थे? क्या इसमें सत्ता की बौखलाहट और सत्ता की महत्वाकांक्षा नजर नहीं आती? क्या इसमें राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है? ऐसा समझ में नहीं आता, क्योंकि आपको समझना ज़रूरी होगा कि 13,000 से ज़्यादा अपोजिशन लीडर्स को बिना कोई एफआईआर दर्ज किए, बिना कोई सवाल किए जेल की सलाखों के पीछे ढकेला गया। कुल 1,10,000 से ज़्यादा लोगों को जेल की सलाखों के पीछे कर दिया गया था। प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई थी। सूचना मंत्री इंद्र कुमार गुजराल को मंत्रालय बदल दिया गया था। ये सारी चीज़ें हो रही थी देश में इमरजेंसी लगने के बाद, और कुछ लोगों का ये मानना था कि इमरजेंसी लगी तो अच्छाई खिलेगी। देखिए, सोचने वाली बात यह भी है कि मैडम प्राइम मिनिस्टर के हाथ से चीज़ें अब निकलती जा रही थी। आपातकाल की घोषणा जब तक नहीं हुई थी तब तक चीज़ें मैडम प्राइम मिनिस्टर के हाथ में थी, मगर अब सत्ता का परिवर्तन हो चुका था, ट्रांसफर ऑफ पावर हो चुका था। संजय गांधी जो कि 28 साल के थे, इंदिरा गांधी के बेटे, उन्होंने सत्ता पर अपना अस्तित्व काबिज कर लिया था। अब वे बेधड़क अपने हिसाब से पावर का इस्तेमाल कर रहे थे और सरकार को चला रहे थे। जब चाहे प्रेस सेंसरशिप लगा दिया, जब चाहे नसबंदी का कानून लगा दिया। मोरो ने अपनी किताब में लिखा था, संजय गांधी देश की समस्या की प्रमुख वजह बढ़ती जनसंख्या को मानते थे। पूर्व में फैमिली प्लानिंग को लेकर काफ़ी अभियान चलाए गए थे, लेकिन उनका कोई असर नहीं हो रहा था। इसके बाद संजय गांधी ने मुख्यमंत्रियों को सीधा आदेश दे दिया था कि सख्ती से नसबंदी अभियान को लागू करें। हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता ने सिर्फ 3 हफ्ते में 60,000 लोगों की नसबंदी के ऑपरेशन को करवा दिया था। ना चाहते हुए भी लोगों को ऑपरेशन करवाया जा रहा था। इसके बाद दूसरे राज्यों पर भी दबाव पड़ रहा था और उन्होंने अधिकारियों को टारगेट दे दिया था। नसबंदी करवाने वालों को 120 रुपए या एक टीन खाने का तेल दिया जाएगा, रेडियो लेने का विकल्प भी दिया जाएगा। देश भर में लोगों को जबरदस्ती पकड़कर नसबंदी कार्यक्रम को चलाया गया। विपक्षी दलों का नेतृत्व कर रहे लोकनायक जेपी नारायण को एक बड़ी सफलता हाथ लगती है। विपक्ष को 298 सीट मिलती है, वहीं कांग्रेस 154 सीट पर सिमट कर रह जाती है। इतनी बुरी हार होती है कि यूपी और बिहार में एक भी सीट नहीं जीत पाती कांग्रेस। इतनी बुरी हार के बाद आखिरकार 21 मार्च 1977 को आपातकाल वापस ले लिया जाता है। कई महीनों बाद इंदिरा गांधी का जब इंटरव्यू किया जाता है तो संपादक उनसे इमरजेंसी की बात पूछते हैं कि मैडम इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी। बताते बताते इंदिरा गांधी एक ऐसी बात बोल उठती हैं जो मुझे बताने में भी शर्म आ रही। इंदिरा गांधी संपादकों से कहती है, When I imposed emergency, not even a single dog barked. जब मैंने इमरजेंसी लगाई थी, किसी कुत्ते ने भी चू नहीं किया था। सवाल अब भी वही है दोस्तों, कि देश में इमरजेंसी लगाने की इतनी क्या जरूरत पड़ गई थी? क्या इमरजेंसी लगाने के बाद ही देश में हालात ठीक हो सकते थे? क्या वो और कोई विकल्प नहीं था? ऐसे में लोकतंत्र खतरे में क्यों डाला गया? सवाल अब भी वही है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और मेरी शैली पसंद आती है, मेरे कंटेंट डिलीवरी को अगर आप पसंद कर रहे हैं, तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही
रोचक किस्से और भी लाता रहूँ। आपने इतने धैर्य से सेकेंड एपिसोड भी देखा, धन्यवाद। थैंक यू।